अभी अपना आज का टॉपिक है चरक सूत्र 10वां अध्याय महाचतुष्पाद अध्याय। महाचतुष्पाद अध्याय में चरक ने एक संवाद का वर्णन किया है, उसे आत्रेय मैत्रेय संवाद कहा जाता है। यानी कि आत्रेय जो है मैत्रेय की शंका को दूर करते हैं और जो है इस संवाद को कहा जाता है आत्रेय मैत्रेय संवाद। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है आत्रेय मैत्रेय संवाद। उसके बाद देखिए आप सबसे पहले 10वें चैप्टर का नाम क्या हो गया, महाचतुष्पद अध्याय। और ये कौन इसमें क्या वर्णित है, आत्रेय मैत्रेय संवाद इसमें वर्णित है। आत्रेय मैत्रेय संवाद का वर्णन चरक सूत्र 10 में किया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपन चतुष्पाद की सार्थकता से संबंधित विवाद। एक्चुअली इससे पीछे चलते हैं अपन, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा चरक सूत्र 9वां अध्याय जिसमें कि चतुष्पाद वर्णित था, उसमें वैद्य की प्रधानता बताई गई थी। उसी से रिलेटेड आगे चल के बात चल रही है। एक मैत्रेय नाम के आचार्य हुए, उनको क्या शंका हुई, पहले आप हिंदी पढ़िएगा। यहाँ जहाँ ये कर्सर जा रहा है वहां देखिए माउस का। षोडश कलाओं, पहले तो आपको कल मैंने बताया ही था लास्ट लेक्चर के अंदर कि षोडश कला यानी कि षोडश 16 गुण कैसे हो जाएंगे। चतुष्पाद 4 हैं और 4 इंटू 4 16 है। आपको ये चैप्टर समझने के लिए पहले जो है चरक सूत्र 9वां चैप्टर आना चाहिए, तो उसकी वीडियो आपको अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको देखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन षोडश कला। कला मतलब कल भी मैंने उस लेक्चर में बताया गुण होता है, और गुणों से युक्त चतुष्पाद भेषज यानी कि चिकित्सा होता है, ऐसा वैद्य समुदाय है। यानी कि कुल मिला के चतुष्पाद एक पाद में 4 गुण थे 9th चैप्टर में, 4 चौका 16 यानी कि 16 गुण हो गए टोटल। और इस 16 गुणों को षोडश कला कहा गया है। तो अपन को ध्यान रखना है भेषज कितने कला युक्त होती है, षोडश कला युक्त होती है या फिर 16 गुण युक्त होती है। अब नीचे देखिए आप, यह षोडश गुण युक्त चतुष्पाद भेषज युक्ति युक्त प्रयोग करने पर ही वैद्य आरोग्य देने में समर्थ होता है, ऐसा पुनर्वसु आत्रेय ने कहा। फिर आ गए मैत्रेय जी। मैत्रेय का चतुष्पाद विषयक विचार या पूर्व पक्ष क्या था, तो आप इनकी शंका सुनिए। इनकी शंका क्या थी, बिल्कुल आप आखिरी लाइन पढ़िए हिंदी की, क्या लिखा इन्होंने, यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ रोगी साधन और परिचारक के अभाव में असंयमी रहते हुए मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराने से मर भी जाते हैं, क्योंकि चिकित्सा करने पर आरोग्य लाभ होता है और चिकित्सा करने पर मृत्यु भी होती है। अतः प्रतीत होता है कि औषध करना या न करना इन दोनों में कुछ भिन्नता नहीं है। ये कह रहे हैं भेषज मतलब होता है चिकित्सा करना और अभेषज होता है चिकित्सा नहीं करना। ये कह रहे हैं कि चिकित्सा करते तो भी रोगी मर जाते हैं, नहीं करते तो भी रोगी मर जाते हैं। तो मुझे भेषज में और अभेषज में यानी चिकित्सा करने में नहीं करने में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। हिंदी तो सिर्फ इसलिए ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर बने। अब आपको यहाँ ये लाइन पढ़नी है, क्या लिखा इन्होंने। पहले मैत्रेय ने न इति मैत्रेय किम कारणम, फिर नीचे देखिए भेषजम अभेषजेन अविशिष्टम इति। इसको ऐसे ही पढ़िएगा, भेषज और अभेषज में कोई भी विशिष्टता यानी कि ये अविशिष्ट हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। विशिष्टता यानी कोई डिफरेंस, विशेषता होना, और अविशिष्ट यानी अपोजिट। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, भेषजम अभेषजेन अविशिष्टम इति। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, आपको यहाँ समझ आ गया होगा मैत्रेय को क्या शंका हुई, दोबारा देखते हैं अपन। इन्होंने कहा भेषज और अभेषज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपको हिंदी नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि भेषज अभेषज है। ऐसी शंका किनके दिमाग में आई, मैत्रेय के दिमाग में आई थी। और जो मैत्रेय की शंका थी, या फिर क्या होता है एग्जाम में ये लाइन दे देते हैं भेषजम अभेषजेन अविशिष्टम इति। आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे भेषज अभेषज आगे अविशिष्ट लगा है, क्योंकि सेम टू सेम लाइन आगे फिर आएगी, तो अपन को पकड़नी है। ये लाइन से आप समझ जाओगे शंका किसको हुई थी, मैत्रेय को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन, आत्रेय ने चतुष्पाद विषयक
सार्थकता या समर्थन, यानी कि उनका आंसर दिया। सबसे पहले पिक्चर बनाइएगा। सबसे पहले आत्रेय ने बोला चिकित्सा षोडश कला युक्त होती है, 16 पाद हैं, 16 गुण हैं, 16 कला हैं, तो जड़ो वैद्य जो है वो रोगी को ठीक कर देगा। लेकिन जो इनको शंका हुई मैत्रेय को, वो क्या हुई? भेषजम अभेषजीन अविशिष्टम। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया। लास्ट लाइन पढ़िएगा 7 नंबर श्लोक में। पहले तस्मात् न भेषजम अभेषजीन अविशिष्टमिति। पहले ही पीछे वाला लाइन देखिए, भेषज अभेषज अलग नहीं है, तस्मात् न ऐसा नहीं है। तो आपको पहचाननी पड़ेगी ये लाइन किसकी है। 2 लाइनें मैंने आपको बताई हैं, एक आत्रेय की लाइन और एक मैत्रेय की लाइन। मैत्रेय की लाइन में भेषजम अभेषजीन अविशिष्टम इति, और इसके आगे तस्मात् न ऐसा नहीं है, खंडन कर रहे हैं आत्रेय पुनर्वसु। ऐसा क्यों नहीं है? तो इन्होंने ऊपर लिखा है परीक्षे कारणों ही कुशला भवन्ति। ये लाइन याद होनी चाहिए आपको, परीक्षे कारणों ही कुशला भवन्ति। ये कह रहे हैं चिकित्सा में भी जिसकी परीक्षा अच्छी, जिसका डायग्नोसिस अच्छा है, वही कुशल है। तो परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति, ऐसा करके अपन को रेफरेंस याद रखना है। ये जब अपन माधव निदान पढ़ते हैं ना, तो ये काफी बार अपन को ये अपन पढ़ सकते हैं डायग्नोसिस की वैल्यू। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये लाइन कहाँ दी हुई है? परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति, चरक सूत्र 10 के अंदर दी हुई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए आप कि इन्होंने कहा कि दोषयुक्त रोगी की चिकित्सा करनी है, तो अपन को क्या क्या करना चाहिए? आप बस ये पॉइंट याद रखिएगा। पहली लाइन में पीछे देखिए, कृशम च दुर्बलम आप्यायमः। कृशम च दुर्बलम आप्यायमः, यानी कि कृश और जो दुर्बल है, जो क्षीण हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों का पूर्ण आप्यायन होता है, पूर्ण करना चाहिए। अब यहाँ पे पूर्ण शब्द तो नहीं आएगा, लेकिन आपको मतलब समझ आना चाहिए। कृश और दुर्बल में क्या करना चाहिए? आप्यायन। एक बात। फिर देखिए नीचे, यहाँ देखिए, स्थूलम मेदस्विनीम अपतर्पयासम अपतर्पयामः। स्थूल और मेदस्वी में अपतर्पण करना चाहिए। नीचे देखिए, न्यूनान धातुन पूर्यान, जहां न्यून धातु है उनको पूर्यन पूर्ति करनी चाहिए। और व्यतिरिक्तान ह्रास्याम, यानी कि जहां पर बढ़ी हुई हैं धातुएं उनको घटाना चाहिए। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। आपके पास क्वेश्चन आएगा, कृशम कृश व दुर्बल का क्या करना चाहिए? आप्यायन, यही शब्द याद रखना है आपको। न्यून धातु पूर्यान, व्यतिरिक्तान ह्रास्याम। व्यतिरिक्तान वाला पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट को मतलब पता नहीं होता ज्यादातर। व्यतिरिक्तान यानी कि पहले से बढ़ा हुआ है, तो व्यतिरिक्तान डैश। अब यहाँ पे ऑप्शन सारे देंगे, ह्रास्याम, अपतर्पयाम और पूर्यान, सब के सब ऑप्शन होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा। व्यतिरिक्तान के आगे क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक में ह्रास्याम। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं आपने साध्य असाध्यता का विचार नहीं किया है। अब ये प्रकरण 10वें चैप्टर में आपको याद रखना है। एक प्रकरण अपन ने पहले पढ़ा, आत्रेय मैत्रेय संवाद कहाँ था? चरक सूत्र 10 में था। और ये सेकंड अपन को प्रकरण पढ़ना है, साध्यता असाध्यता संबंधी विचार, यानी साध्य रोग कौन से होते हैं, कष्ट साध्य कौन से है, याप्य कौन से, असाध्य कौन से है। ये 10th चैप्टर में वर्णित है। अपन को ध्यान रखना है इस बात को। तो अपन ऊपर देखते हैं, भवंती च अत्र। फिर नीचे देखिए, अर्थ विद्या यश हानि उपक्रोश असंग्रहम। ये 5 चीजें हो जाएगी अगर आपने असाध्य रोगी को ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। आप हिंदी में पढ़िए 3rd लाइन, जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करने के लिए लग जाते हैं, उन्हें अर्थ यानी कि धन की हानि, विद्या की हानि, यश की हानि, निंदा और उपक्रोश असंग्रहम। उपक्रोश असंग्रहम का मतलब है रोगी वैद्य के पास इकट्ठे नहीं होंगे, रोगी वैद्य के पास नहीं आएंगे। ये 5 याद करने चाहिए अच्छे से। अगर आपने साध्य असाध्य का विचार नहीं करके असाध्य को ट्रीट करना शुरू कर दिया, अर्थ विद्या यश हानि उपक्रोश, उपक्रोश मतलब होता है निंदा, और असंग्रहम मतलब रोगी को
जो है आपस में खूब सारे रोगी इकट्ठे क्लिनिक पे नहीं होंगे। उपक्रोश शब्द का मतलब पूछ लिया जाता है। उपक्रोश शब्द का अर्थ होता है निंदा और असंग्रह शब्द का अर्थ होता है रोगी इकट्ठा नहीं होना। तो मेरे ख्याल यहाँ आपको समझ आ गया होगा। अगर असाध्य का विचार करे बिना आप चिकित्सा करते हैं तो आपको 5 नुकसान है। ठीक है, साध्य साध्य का विचार करने करे बिना आप करते हैं तो 5 हानि कौन कौन सी याद करनी। नेक्स्ट देखते हैं। पहले अपन को क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन 2 ही है, एक साध्य एक असाध्य। इसका ही चार्ट होगा, हाँ ये रहा। साध्य असाध्य। साध्य के फिर 2 भेद हैं, सुख साध्य कष्ट साध्य। और असाध्य के 2 भेद हैं, याप्य और अनुत्क्रम्य। दोबारा अपन समझते हैं। साध्य असाध्य, सुख साध्य कष्ट साध्य, याप्य अनुत्क्रम्य। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, याप्य क्या है? एक असाध्य का टाइप है। कष्ट साध्य क्या है? साध्य का ही टाइप है। तो ध्यान रखिएगा, साध्य के 2 टाइप, सुख साध्य कष्ट साध्य, और असाध्य के 2 टाइप, याप्य और अनुत्क्रम्य। इनके नाम में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एक बार पिक्चर बना देता हूँ आपके दिमाग में। सुख साध्य क्या होता है? देखिए इसमें क्या है कि आप ऐसे समझो पहले कि काल हुआ, दोष हुआ और व्यक्ति का बल हुआ। अगर दोष कफ है, काल वसंत ऋतु है, व्यक्ति का बल अल्प है, तो रोग को जगह बहुत सारी मिल जाएंगी। एक साथ अटैक करने के लिए पावर बहुत मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, जिससे मैं बोलूं सूत्र स्थान का आपको टेस्ट देना है। एक स्टूडेंट पहला चैप्टर भी पढ़ता है, 1 से 15 भी पढ़ता है, 15 से 30 भी पढ़ता है, फिर 30 से 15 भी पढ़ लेता है और 15 से 1 भी पढ़ लेता है। यानी उसके लिए सब कुछ फेवरेबल बन जाता है। यानी एक और इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ सकते हैं कि ऋतु भी वही है जिसमें वो दोष प्रकोपित होता है। जैसे पित्त दोष है और शरद ऋतु है, कफ दोष है, वसंत ऋतु चल रही है। रोगी भी कफज प्रकृति का है, उसके निदान भी कफज प्रकृति के हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं हेतु दोष काल अगर सब तुल्य गुण के नहीं होते हैं, यानी एक साथ तुल्य गुण के नहीं हैं, तो वो रोग सुख साध्य होगा। ये पिक्चर बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है दिमाग में, नहीं तो क्वेश्चन आगे गलत होते रहेंगे आपके। तो मैंने आपको क्या बोला? अगर दोष काल और जो है प्रकृति ये सब तुल्य गुण वाली नहीं है, इट मीन्स रोग सुख साध्य रहेगा। अगर 4 पाद में से 4 के 4 पाद इन्वॉल्व हैं तो भी रोग सुख साध्य रहेगा। इतनी बात समझ लिया आपने। फिर कष्ट साध्य में देखिए आप, जो आप हर जगह स्टूडेंट बीएमएस के लिख के आ जाते हैं कि गर्भिणी और बाल ये सब अयोग्य हैं हर चीज में, इन सब के रोग कष्ट साध्य होते हैं। ठीक है, गर्भिणी बाल के रोग कैसे होंगे? कष्ट साध्य। तुल्य गुण वाले नहीं होंगे ये सब दोष और जो है ऋतु, तो सुख साध्य है। याप्य क्या होता है ऐसे समझिए आप। याप्य और असाध्य में क्या डिफरेंस, याप्य और अनुक्रम में क्या डिफरेंस है? दोनों ही असाध्य है। देखिए याप्य भी ठीक नहीं होता। आप जितने समय पथ्य खाते रहोगे, यानी कि ट्रीटमेंट लेते रहोगे और परहेज रखते रहोगे, उतने समय ये चलता रहता है। जैसे ही आपने ट्रीटमेंट लेना बंद किया तो ये जो आपको सॉरी यापे जो है आपको वापस परेशान करने लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये आपके चिपक के रहता है और आपके साथ बना हुआ रहता है लंबे समय तक, ठीक नहीं होता है। मेडिसिन लोगे तो काम चलता रहेगा लेकिन ठीक नहीं होगा। और अनुक्रम में ऐसा है जिसमें कि अरिष्ट लक्षण पैदा हो जाते हैं, इसको तो अपन को बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है, इसकी मृत्यु तय है। दोबारा मैं आपको एक पिक्चर बना रहा हूँ दिमाग में, इस पिक्चर को याद रखिएगा आप हमेशा के लिए। साध्य असाध्य, अगर तुल्य गुण वाले नहीं होंगे दोष ऋतु काल, तो ये सुख साध्य होगा। गर्भिणी बाल वृद्ध इन सब के रोग शस्त्र ये सब कष्ट साध्य होते हैं। अगर रोग चिपका हुआ रहता है लेकिन मेडिसिन लो तो ठीक हो जाता है, लेकिन बना हुआ रहता है हमेशा शरीर में, ये याप्य हो जाएगा।
और मर्म में जो गया हुआ रोग होता है ना, वो भी याप्य होता है। अनुक्रम में जो कि अरिष्ट के लक्षण पैदा हो जाएंगे, इसको आपको टच भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब अपन पढ़ते हैं। अब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो पहले तो दो पिक्चर दिमाग में बनानी है। 10वें चैप्टर का नाम है महाचतुष्पाद। इसमें दो प्रकरण बड़े बड़े आपको याद रखने हैं, एक आत्रेय मैत्रेय संवाद और दूसरा साध्य असाध्यता जो है डिजीज की, वो इस चैप्टर में दी हुई है। तो नीचे देखते हैं अपन क्या लिखा। सुख साध्यम मतम साध्यम कष्ट साध्यम अथापि वा च द्विविधम च अपि असाध्यम स्याद याप्यम यच्च अनुक्रमम। ये अपन ने पढ़ ली इसकी हिंदी। सुख साध्य कष्ट साध्य दो साध्य के भेद हैं और असाध्य के याप्य और अनुक्रम में भेद हैं। साध्या नाम त्रिविध अल्प मध्य उत्कृष्टपति विकल्पो न तो असाध्यनम नेतनम विकल्पनम। इसका आप देखिए कि कह रहे हैं कि साध्य रोग जो है ना, वो तो तीन तरह के हो सकते हैं। एक थोड़े से उपाय से साध्य करने वाला यानी कि अल्प उपाय वाला साध्य, एक मध्यम वाला मध्यम उपाय साध्य 2 नंबर करके लिखा हुआ, एक उत्कृष्ट उपाय साध्य। लेकिन जो साध्य है उसका कोई भी विकल्प नहीं होता, कोई उसका भेद नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो आगे क्या लिखा, विकल्पो न तव असाध्या नाम नियता नाम विकल्पानाम। यानी कि जो रोग निश्चित रूप से असाध्य है उसका कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। तो नियता नाम विकल्पानाम ये कौन से रोग होते हैं? ये होते हैं असाध्य रोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले साध्य रोग, ये लिखा है सुख साध्य रोगों का स्वरूप क्या होगा, यानी कि साध्य रोग या सुख साध्य बोल दीजिए इसको। पहली लाइन पढ़िए आप। हेतु पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्य च। जिसके की हेतु पूर्व रूप और रूप अल्प हैं। हेतु पूर्व रूप अल्प हैं तो समस्या इतनी बड़ी खड़ी नहीं होगी, डिजीज इतनी बड़ी खड़ी नहीं होगी, वो आसानी से ठीक हो जाएगी, इसलिए वो सुख साध्य रोग है। तो ये लाइन आप कॉपी में लिखिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। हेतवः पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्य च। हेतवः पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्य च। फिर नेक्स्ट पढ़िए लाइन। न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोष प्रकृतिर भवेत। न च काल गुणेश तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः। इसमें तुल्य गुण नहीं होते किस किस के? दोष, दुष्य, दोष और प्रकृति के। न च काल गुणेश तुल्यो, काल भी उसमें तुल्य नहीं रहता है, यानी कि दोष अलग रहेगा, उसका प्रकोप जिस ऋतु में रहता है वो काल अलग होगा। इस समय में व्यक्ति की प्रकृति भी वो नहीं होगी जो दोष से मैच कर रही है, और दुष्य भी वो नहीं होगा जो उसको फेवरेबल है। तो लाइन याद करनी है अपन को। न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। लिखिए, न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। न च काल गुणेश तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः। देश और काल भी तुल्य नहीं होने चाहिए, और नहीं, काल तुल्य नहीं होना चाहिए, न देशो दुरुपक्रमः, और देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अपन को समस्या उत्पन्न करे, कठिनाई उत्पन्न करे। गतिर एका, ये देखने वाली बात है, जो गति है वो एक ही होनी चाहिए। ऊर्ध्व अधः तिर्यक 3 तरह की गति अपन पढ़ेंगे, वो एक ही गति होनी चाहिए। नवत्वम च, नया होना चाहिए रोग। रोगस्य उपद्रवो न च, रोग के उपद्रव नहीं होने चाहिए। दोषश्च एकः समुत्पत्तोः, यानी उत्पत्ति के समय केवल सिंगल दोष होना चाहिए, एक ही दोष होना चाहिए। देह सर्वौषध शमः, देह जो उसका है वो कैसा होना चाहिए? वो सारी की सारी औषधियां आप जो दोगे वो उसमें पचाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका सेवन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चतुष्पाद उपपत्तिश्च, और चारों के चारों पाद की परिस्थिति उसमें कॉमन होनी चाहिए। इसको सुख साध्य रोग कहते हैं। दोबारा मैं एक बार लिखवा रहा हूँ आपको, लिखिएगा। शुरू की 2 लाइन तो आपने लिख ली होगी। हेतु रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्य च न च तुल्य गुणो दोष्यो न दोष प्रकृतिर्भवेत्। अब लिखिए, न च काल गुणेश तुल्यो
न देशो दुरुपक्रमः गतिरेका नवत्वं च रोगस्य उपद्रवो न च दोषश्च एकः सम उत्पत्तौ देह सर्वोषक्षमः चतुष्पाद उपपत्तिश्च सुख साध्यस्य लक्षणम। दोबारा एक एक शब्द का मतलब समझाता हूँ आपको। पिक्चर मैंने आपके दिमाग में पहले ही बना दी। सुख साध्य रोग कौन से होंगे? जिनमें की चीजें एक दूसरे को फेवर करने वाली नहीं होंगी। हेतु, पूर्व रूप और रूप ये सब अल्प होंगे। पहली बात, न च तुल्य गुण दोषो दोष प्रकृति भवेत न च काल गुणेश तुल्य, यानी कि काल, प्रकृति, दोष, दुष्य ये सब तुल्य गुण वाले नहीं होने चाहिए। न देशो दुरुपक्रम, देशो दुरुपक्रम वाला नहीं होना चाहिए। गति रेखा, ये अच्छी बात है कि सिंगल गति, एक गति। कौन सा रोग है? सुख साध्य रोग है। नवत्वम च, नया होना चाहिए रोग। रोगस्य उपद्रवो न च, रोग का उपद्रव नहीं होना चाहिए। दोषश्च एकः समुत्पत्तो, एक ही दोष से उत्पन्न होना चाहिए। देह सर्वौषध क्षमः, और जो देह है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए सभी की सभी औषध को पचाने के लिए। चतुष्पाद उपपत्तिश्च सुख साध्य से लक्षणम, चतुष्पाद जो है उसकी पूरे के पूरे चतुष्पाद इसके अंदर अपने समर्थ और गुण के साथ उपलब्ध होना चाहिए, तब जाके सुख साध्य से लक्षणम, सुख साध्य रोग होगा। देखिए इसमें कुछ चीजें आपको हिंदी में याद रह जाएंगी, कुछ आपको श्लोक में याद करनी मैंडेटरी है। जैसे कि पहली श्लोक की लाइन आपको याद करनी ही चाहिए। ये आपको ऐसे पकड़ में कभी नहीं आएगी, ना कभी याद आएगी। यहाँ भी, यहाँ तक दुरुपक्रम तक आपको एज इट इज याद करना चाहिए। फिर आपको एक पिक्चर बनानी चाहिए दिमाग में। एक गति इसी में होगी, नया रोग इसी में होगा, बिना उपद्रव का इसी में होगा, और एक दोष वाला भी इसी में ही होगा। सर्वौषध समः शमः यही होगा। चतुष्पाद उत्पत्ति यही होगा। तो इस पूरे के अंदर से अगर आपको ये अच्छे से याद हुआ पहले सुख साध्य, तो बाकी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अभी अपन आज इतना ही पढ़ेंगे। मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ ऊपर से। सबसे पहले अपन को समझना है कि 10th चैप्टर जो है उसका नाम क्या है। 10th चैप्टर का नाम है महाचतुष्पाद, और इसमें अपन को पढ़ना है, रेफरेंस याद रखना है कि इसमें एक संवाद हुआ, आत्रेय मैत्रेय संवाद। आत्रेय मैत्रेय संवाद का अपन को रेफरेंस याद रखना है, चरक सूत्र 10 है। फिर षोडश कलम डैश इति, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक आपको समझ जाओगे। वैशजम इति 16 गुण युक्त 16 कला युक्त क्या होती है? वैशज यानी कि चिकित्सा। लेकिन मैत्रेय जी को एक कंफ्यूजन हुआ, वैशजम और वैशज न विशिष्टम इति, इन दोनों में कोई विशिष्टता नहीं है। इसका आंसर दिया आत्रेय ने कि परीक्ष्य कारिणो ही कुशला भवंती, चरक सूत्र 10, इसलिए तस्मात् न भैषजम अभैषजेन अविशिष्टम इति। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन को ये देखना है इनकी चिकित्सा अलग अलग चीजों की। कृशम च दुर्बलम आप्यायमः, आप्यायन करना चाहिए कृश और दुर्बल का। और स्थूल और मेदस्वी का अवतर्पण करना चाहिए। न्यून धातुन डैश पूर्यान और व्यतिरिक्तान ह्रास्यामः, ये आपको एज इट इज ही याद करना है, इसमें हिंदी मत पढ़िएगा आप। फिर अपन को ध्यान रखना है, अगर आपने सदिता का विचार नहीं किया तो क्या बड़ी समस्या हो जाएगी। एक बड़ी समस्या हो जाएगी, 5 चीजें अपन को नुकसान होगा, 5 चीजों का। अर्थ विद्या यश हानि, अर्थ विद्या यश की हानि होगी। उपक्रोश, उपक्रोश मतलब निंदा। असंग्रहम यानी रोगी का संग्रह नहीं होगा अगर आपने असाध्य की चिकित्सा की। साध्य के 2 भेद होते हैं, असाध्य के भी 2 भेद होते हैं। लेकिन विकल्पो न तव साध्यानाम नियतानाम विकल्पानाम, ये बहुत अच्छी लाइन है, पढ़ लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये चार्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया। पहले इसमें पिक्चर बनानी है आपको कि कौन सा रोग है। पहले सबसे पहले आज के लेक्चर में अपन, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कवर करेंगे, आज के लेक्चर में अपन ने सिर्फ सुख साध्य रोग ही पढ़ा है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा का पूरा चैप्टर आगे वाले रोग भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सुख साध्य पे मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, अगर आपका ये अच्छा है, सुख साध्य अच्छा है, तो आगे वाला ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। पहली लाइन, हेत्वः पूर्वरूपाणि रूपाण्य अल्पानि यस्य च न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोष प्रकृतिर भवेत न च काल गुणे तुल्यो न देशो दुष्क्रमः गतिरेकानवत्वं च रोगस्य उपद्रवो न च दोषश्च एकः समुत्पत्तौ देह सर्व औषध क्षमः चतुष्पाद उत्पत्तिश्च सुख साध्यस्य लक्षणम। अब मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेत्वपुर रूपाणी रूपान्य अल्पानी यस्य च, पहली लाइन दे देंगे। ये लाइन कौन से रोग की है? कष्ट साध्य, सुख साध्य या पे या असाध्य। तो आपको पता होना चाहिए। अगर पूर्व रूप अल्प हैं तो आप थोड़ी सी मेडिसिन से ही इसको ठीक कर दोगे। न चतुल्य गुणो दुष्यो, ध्यान ध्यान से पढ़िएगा। न चतुल्य गुणो दुष्यो, तुल्य गुण नहीं हो किस किस के? दुष्य के सॉरी, दोष के, प्रकृति के, फिर नीचे न च काले, काल के भी तुल्य गुण नहीं होने चाहिए। इस लाइन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको हिंदी समझ आएगी। श्लोक अच्छे से याद कर लीजिएगा। न च, नहीं है तुल्य गुण, न देशो दुरुपक्रमः। फिर ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए। एक गति वाला रोग कौन सा है? सुख साध्य है। नया रोग बिना उपद्रव वाला कौन सा है? सुख साध्य है। एक दोष से उत्पन्न हुआ रोग कौन सा है? सुख साध्य। देह सर्वौषध क्षमा, ये बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। सभी औषधियों को जो है लेने में समर्थ है, वो भी सुख साध्य। चतुष्पाद उत्पत्तिश्च सुख साध्य से लक्षण। और चतुष्पाद उत्पत्ति यानी कि चारों चार उत्पाद इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए वो जो पीछे अपन ने पढ़े थे वो दोबारा यहाँ लिखा है। कृश और दुर्बल का आप्यायन करना चाहिए। स्थूल और मेदस्वी का, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आया यहाँ पर पीडीएफ में, अवतर्पण करना चाहिए। न्यून धातुन पूर्यान व्यतिरिक्तान ह्रास्यम, ये थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा, आप अच्छे से ऊपर से श्लोक से पढ़ लीजिएगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा और इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।